नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वत्स पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हत्याकांड की जिसकी चर्चा देश ही नहीं पूरे विदेश में छाई रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीतीश हत्याकांड की और आज हमारे बीच में मौजूद हैं नीतीश हत्याकांड के मुख्य गवाह अजय कटारा जी। कटारा जी, आपका पब्लिक एशिया में स्वागत है। धन्यवाद। कटारा जी, जिस हत्याकांड में आप मुख्य गवाह हैं, इसकी चर्चा देश ही नहीं पूरे विदेश में है, क्योंकि जिस माफिया से आपने ये टक्कर ली है, उस माफिया के नाम को राजनीति में ही नहीं, प्रशासन में ही नहीं, बाहुबलियों में भी प्रमुख तौर पे देखा जाता था। हम बात कर रहे हैं डीपी यादव की, जिसके नाम लेने से ही लोग थर्राते थे। और आपने ऐसे हत्याकांड में, जो नीतीश हत्याकांड हुआ था पूरा, उसमें आपने मुख्य गवाह के रूप में जो उनका साम्राज्य मिटाया है, इस पर मैं चाहूंगा कि दर्शकों को नीतीश हत्याकांड के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं। मुकेश जी, नीतीश कटारा जो हत्याकांड जो हुआ था, ये सन 2002 में हुआ था। ये फरवरी महीने में हुआ था। तो उसमें डीपी यादव राज्यसभा सांसद थे और इनका उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खौफ था। पर लेकिन जब मैंने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड कराई गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि डीपी यादव कोई बहुत बड़ा माफिया है। मैं सोचता कोई गली मोहल्ले का गुंडा है, बस इतना सा मैं जानता था, कोई गुंडा है डीपी यादव। पर लेकिन जब मेरी गवाही स्टेटमेंट पुलिस थाने में रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद मेरा माननीय न्यायालय से मुझे नोटिस आया और नोटिस आने के बाद मैंने गवाही दी, तो गवाही से कुछ दिन पहले डीपी यादव ने मेरे ऊपर दबाव बनाना चालू किया, जिससे कि मैं इस केस में सच ना बोलूं और सच गवाही ना दूं। तो डीपी यादव ने मुझे तरह तरह के लालच दिए। पहले तो डीपी यादव ने मुझे काफ़ी प्रलोभन दिए। जब अब उसके प्रलोभन में नहीं आया, तो फिर डीपी यादव ने मेरे ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए और अत्याचार भी आज तक बंद नहीं किए। मतलब मेरे खिलाफ फॉल्स केस, एक्सटॉर्शन के, लूट डकैती के और क्या कहते हैं रेप के, पॉक्सो के, और जिसमें 28 मुकदमे करीब लगभग माननीय न्यायालय से 156 सीआरपीसी में डीपी यादव और डीपी यादव के लोगों ने मेरे खिलाफ और मेरे पुलिस कर्मियों के खिलाफ, जो मेरे अंगरक्षक हैं, उनके खिलाफ पुलिस थानों में दर्ज कराए, जिससे मैं बहुत प्रताड़ित रहा और काफ़ी दुखी भी रहा। और न्याय के लिए मैं उच्च अधिकारियों से मिला। मैंने उनको पूरी बातें बताई कि सर, मैं ऐसे ऐसे नीतीश कटारा हत्याकांड का प्राइम विटनेस हूँ और इस केस में जितने भी गवाह थे, इंक्लूड पुलिस वाले भी, सारे हॉस्टाइल या मुकर गए थे। और जो लोग मुकरे थे, ये सभी लोग डीपी यादव के दबाव में थे। कुछ लोग अपने स्वार्थवश, लालचवश, या डीपी यादव ने उनको खरीद लिया। और उसमें बहुत हाई प्रोफाइल जो नीतीश कटारा के मित्र थे, भारती यादव के मित्र थे, विकास यादव के दोस्त थे, वो लोग थे, जिसमें मुख्यतः गौरव गुप्ता था, भरत दिवाकर था और भारती यादव थी और एक इंद्रजीत यादव जो एफआईआर लेखक था। ये मुख्य इसमें किरदार थे और इन्होंने न्याय का साथ नहीं दिया और मुझे ऊपर वाले से शक्ति मिली और मैंने न्याय का साथ दिया। और आज तक मैं शुरू से एंड तक मैं न्याय के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, यही मेरा कहना है। कितने इसमें गवाह थे अजय जी? इसमें काफ़ी गवाह थे जो मेरी नॉलेज में हैं, जो मुझे अभी तक याद है। इसमें करीब 50 से ऊपर गवाह थे और उसमें लगभग एक तो जो विक्टिम थी नीलम कटारा कंप्लेनेंट, उनकी गवाही हुई और एक मेरी गवाही हुई और इस केस के जो आईओ थे उनकी गवाही हुई, एक दो और लोगों की गवाही हुई। बाकी सभी गवाह हॉस्टाइल हो गए थे, इतना मुझे पता है, क्योंकि ये केस पुराना हो गया है, 2003 का था
ये जो गवाहियों का सिलसिला जो कोर्ट में चल रहा 2003-04, और इसमें सबसे बड़ी बात रही कि भारती यादव 3 साल तक जो है लंदन में छिपी रही, वो नहीं आई, तो जिसकी वजह से और केस 3-4 साल खिंचा। 20 साल, लगभग 20 साल इस केस को हो गए अजय जी। बड़ी कठिन थी ये डगर न्याय की, कैसे आपने पूरी की? सर, ये ऊपर वाले की कृपा मानिए या ऊपर वाले की शक्ति मानिए या नीतीश कटारा की आत्मा हो सकता है मेरे अंदर प्रवेश कर गई, जिसकी वजह से मुझे ये हौसला मिला, और मीडिया और जनता ने भी जो है मेरा साथ दिया, और अंततः झूठ की हार हुई, सत्य की जीत हुई। अजय जी, डीपी यादव जिसका राजनीति में ही नहीं प्रशासन से लेके बाहुबलियों में दबदबा था, ऐसे व्यक्ति से जब आप लड़ने जा रहे थे तो जरा भी डर नहीं लगा आपको? सर, स्टार्टिंग तो मैंने आपको बताया भी था अभी कि मैं ऐसे गली मोहल्लों का गुंडा समझता था। तो जब इसने मुझ पर अत्याचार शुरू किया तो स्टार्टिंग तो मैं डरा, और जब इसने अधिक अत्याचार मेरे ऊपर किया तो मुझे भी एक आदत सी पड़ने लगी कि ये तो अब करेगा ही करेगा मेरे ऊपर। तो फिर मैंने डर नाम की जो चीज़ होती है वो अपने मन से निकाल दी। फिर मैंने सोच लिया कि एक दिन तो मरना ही है, और ऊपर वाला अगर मेरे रक्षक है तो डीपी यादव जैसे गुंडे के हाथों मेरी हत्या नहीं होगी। तो मेरा भगवान पर और माननीय न्यायपालिका पर और अपने देश की पुलिस पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी दिन से बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है 2017 से आज तक भारत में, 2014 से सेंट्रल में है, तो सरकार बहुत अच्छी है, तो जिसकी वजह से भी थोड़ा मुझे हिम्मत मिली है, और ऐसी सरकार हमेशा इस देश में बनी रहे, जिससे कि माफियाओं के खिलाफ सरकारें कार्रवाई करती रहें, जिससे हम जैसे लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। अजय कटारा जी, 20 साल में कितनी बार आपकी हत्या करने की कोशिश की और कितनी एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुई? मुकेश जी, मेरे ऊपर अब तक 10 बार डीपी यादव और डीपी यादव के गैंग के बदमाशों ने अटैक किए हैं, और एक बार मेरी वाइफ पर, मेरे बेटे पर अटैक किया है। तो कुल मिला के 11 बार अटैक डीपी यादव ने करवाए हैं, और 37 केसेस डीपी यादव ने फॉल्स रजिस्टर्ड करवाए हैं मेरे खिलाफ, पर लेकिन एक भी मुकदमे में चार्जशीट नहीं लगा पाए। एक केवल बदायूं वाले मुकदमे में डीपी यादव ने चार्जशीट लगा दी, वो भी 5-6 दिन की विवेचना के दौरान पुलिस ने चार्जशीट लगा दी। उसमें पुलिस डीपी यादव से मिली हुई थी, और मैं उस चार्जशीट के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, और वो चार्जशीट वहाँ से निरस्त हुई और मुझे न्याय मिला। उसके 5 साल के बाद डीपी यादव ने एक फेक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाई। भगवान सिंह का फेक फर्जी एफिडेविट, फर्जी वकालतनामा और फैब्रिकेटेड एसएलपी में जो एडवोकेट थे वो सब डीपी यादव के एडवोकेट थे, और जो देश में माननीय न्यायालय का जो भरोसा होता है वकीलों पर, वो बहुत इस केस में टूटा है, क्योंकि वो सारे वकील जो है डीपी यादव के कहने पर गलत काम सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त ऑर्डर किए हैं, उसमें सीबीआई इंक्वायरी के आर्डर किए थे। सीबीआई ने अभी 22/11/2024 को उपरोक्त सभी एडवोकेट, करीब 8 एडवोकेट, और वो जो लड़की जो फेक विक्टिम बनी थी इस केस में उसके खिलाफ, और जो उसका जो हस्बैंड था जो उस लड़की को भगा के ले गया था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उसमें अंडर सेक्शन में आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसमें अंडर सेक्शन है 205, 209, 420, 466, 465, 468, 471, 120 बी आईपीसी में भारतीय न्याय संहिता नए कानून के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है। और अन्य लोग भी हैं इसमें, वो अन्य लोगों को भी सीबीआई अपनी जांच के दायरे में लाकर
जेल भिजवाने का काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अजय कटारिया जी, जो वकील कभी आपको न्याय दिलाने के लिए, आज भी न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, वही वकील आज जो है आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे मैटर को? मुकेश जी, मेरा माननीय अधिवक्ताओं पर बहुत भरोसा है और मैं भरोसा करता भी हूँ, क्योंकि माननीय अधिवक्ताओं से ही जजेज बनते हैं और मेरा किसी अधिवक्ता से कोई द्वेष भावना या द्वेष मैं नहीं रखता हूँ। पर लेकिन कुछ लोग पैसे के लिए डीपी यादव के गैंग में काम कर रहे थे और वो लॉ की डिग्री लिए हुए थे, पर लेकिन सभी अधिवक्ता इस तरह के काम मैं समझता हूँ नहीं करते हैं। पर ये जो अधिवक्ता थे, इसमें आधे से ज़्यादा अधिवक्ता डीपी यादव की सजाती से थे और डीपी यादव के पुराने पूर्व परिचित थे, इसलिए वो ये षड्यंत्र मेरे खिलाफ मुझे फंसाने का रच रहे थे, जिससे कि मैं जेल चला जाऊं और विकास, विशाल और सुखदेव यादव की पैरवी ना कर सकूं और जेल में मेरी डीपी यादव अंदर ही हत्या करवा दे, जिससे कि मैं जो पैरवी करता हूं नीतीश कटारा केस में विकास और विशाल और सुखदेव यादव के खिलाफ अभी भी, तो वो मैं ना कर पाऊं। तो ये इनका उद्देश्य था डीपी यादव वकीलों का। पर लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने मेरे साथ न्याय किया है और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपने दिल से धन्यवाद करता हूं और हमारे देश के जो न्यायाधीश हैं उनके जितना सराहना उनकी की जाए उतनी कम है। मतलब मेरे मन में ये एक बात आई है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है उससे बढ़िया न्यायपालिका किसी भी कंट्री की नहीं हो सकती। अजय कटारिया जी, संक्षिप्त में बताना कि एकदम से सुर्खियों में आया है ये मामला, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि क्या है पूरा मामला जो ये सीबीआई में आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है, संक्षिप्त में। सर, एक बदायूं से बच्ची एक अपने मित्र के साथ घर से अपने बगैर माता पिता को बताए 2013 में भाग गई थी। तो भागने के बाद उसके माता पिता ने उनको ढूंढा तो वो नहीं मिली, तो उन्होंने थाने में एफआईआर थाना सहसवार में कराई थी। उस एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। उसमें धारा 363, 366 आईपीसी की थी, जिसको कहते हैं अपहरण की धारा, बहलाकर फुसलाकर लड़की को भगा ले जाना, ये था। तो जब पुलिस में ये एफआईआर हो गई तो पुलिस ने लड़का लड़की को ढूंढा और लड़का लड़की के घर वालों पर दबाव बनाया। तो लड़का लड़की परेशान हो गए, तो परेशान होकर ये डीपी यादव के पास मदद मांगने गए। तो वहाँ पर डीपी यादव ने इस लड़का लड़की को कहा कि आपको हम दोनों को पुलिस से बचा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और जो मैंने पता किया है बदायूं में लोगों से, ये लड़का लड़की डीपी यादव के पास रहे। डीपी यादव के कुछ लोग भी थे इसमें शामिल, डीपी यादव के साले भी शामिल था इसमें, और भतीजा जितेंद्र यादव और भतीजा विवेक और भरत यादव साला, उसकी वाइफ पूनम यादव और भी कई लोग, इसका डीपी यादव लड़का कुणाल यादव, इसमें बहुत लोग शामिल हैं, डीपी यादव के सारे सर्वेंट। तो इन लोगों ने उसको पूरा संरक्षण दिया लड़के को। उसके बाद इन्होंने उसके फेक सर्टिफिकेट बनवाए उम्र के, एज के, क्योंकि वो लड़की की उम्र जो बाप ने एफआईआर में लिखाई थी भगवान सिंह ने, वो 11-12 साल की थी। इन्होंने लड़की की उम्र 18-19 साल बनाई और उसकी लड़के से एक वहाँ मंदिर है दातागंज में बदायूं में, वहाँ शादी कराई, शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बनाया। उसको लेकर डीपी यादव ने अपना सारे अधिवक्ता लड़का लड़की के साथ लगा के इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा। हाई कोर्ट में लड़का लड़की का पहले गिरफ्तारी पर स्टे कराया। स्टे के बाद जब वो लड़का लड़की को राहत मिल गई तो बदायूं में हाई कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद के हाई कोर्ट के द्वारा इसमें एक आदेश पारित किया था कि कोर्ट ने कहा कि लड़की और लड़के की उम्र कम लगती है और इनकी डॉक्टरी कराई जाए सीएमओ बदायूं से, और इनका 164 में माननीय न्यायालय बदायूं में बयान रिकॉर्ड कराया जाए। तो डीपी यादव और डीपी यादव के एडवोकेट्स ने ये सारा षड्यंत्र रचा कि लड़की से बयान दिलवाए कि हम सहसवान से भागकर गाजियाबाद गए,
और गाजियाबाद में अजय कटारा मिल गए। मुकेश जी, गाजियाबाद में 1-1.5 करोड़ की जनता रहती है। बदायूं से लड़की भागी लड़के के साथ, उसको केवल अजय कटारा मिल गया और कोई नहीं मिला, अजय कटारा मिल गया। और अजय कटारा मिलने के बाद उसने आरोप लगाया कि अजय कटारा ने अपने घर में 8 दिन रखा और लड़की के साथ गलत काम किया, ये उसने अपने बयानों में कहा। जबकि मुकेश जी, मेरे घर के बराबर में पुलिस स्टेशन थाना साहिबाद है, मेरी कॉलोनी में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मेरी कॉलोनी में 24 घंटे मेरे साथ पुलिस सुरक्षा रहती है। 2002 से आज तक एक दिन के लिए भी मेरी पुलिस सिक्योरिटी हटी नहीं है। 24 घंटे 24 मतलब आवास मेरे साथ पुलिस सुरक्षा रहती है। मैं 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं रह सकता बगल सुरक्षा के। मेरे पुलिस सुरक्षाकर्मी मुझे 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर अकेले नहीं जाने देते। तो ये बिल्कुल फेक मामला था, झूठा बनाई हुई कहानी थी। तो मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने इस जो FIR थी जिसमें मेरा नाम चार्जशीट में आया था, वो चार्जशीट को क्वेश कर दिया था। ये मामला रहा और अब उसी मामले को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में आए थे 5 साल के बाद। तो ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर्स जज होते हैं, जिनको बहुत तजुर्बा होता है कानून का भी, FIR पढ़ के वो विद्वान होते हैं, पता लगा लेते हैं कि सच क्या है। और वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो गया और वहाँ पर जो मुझे न्याय मिला है, और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ऐसी न्यायपालिका हमारे देश में है जिसकी वजह से मुझे न्याय मिला है। अजय कटारा जी, ऐसे बाहुबली के खिलाफ देश की पुलिस का आपके साथ कैसा रोल रहा, संक्षिप्त में बताइए। देखिए मुकेश जी, मैं 22 साल से पुलिस सिक्योरिटी में हूँ और 2 बार DP यादव ने मेरी पुलिस सुरक्षा में सेंध लगाई है, 2008 में और 2014 में। 14 में मेरे गनर को 50-50 लाख रुपए मारने के लिए दिए गए थे कि 2 बदमाश आएंगे और वो अजय कटारा की हत्या कर देंगे और आप लोग भी उनकी हत्या कर देना। इस बात के एफिडेविट SSP गाजियाबाद को 14 में मेरे 3 पुलिस वालों ने दिए हैं। और उसमें एक सिपाही था महेंद्र सिंह यादव, उसने मेरे सिपाहियों को लालच दिया था और वो जांच हुआ, जांच में सही पाया गया। तो वो चारों पुलिसकर्मी मेरी सुरक्षा से तत्कालीन हटा दिए गए और फिर मेरे साथ नए यंग पुलिसकर्मी लगाए गए, नंबर 1। और उससे पहले 2007 में DP यादव ने 2 अपने पुलिस वाले जो बुलंदशहर के रहने वाले थे मेरे साथ लगा दिए। और वो मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, क्या करता हूँ, वो सारी इंक्वायरी DP यादव को बताते थे। तो इस बात की जांच हुई जब ASP थे हमारे गाजियाबाद में श्री दीपक कुमार IPS, उन्होंने जांच की और वो जांच के तथ्य सही पाए गए। उन दोनों पुलिस वालों का ट्रांसफ़र गाजियाबाद से बलिया और ललितपुर किया गया। तो ये सब घिनौनी घटनाएं DP यादव मेरे साथ पहले से कर चुका है। और मेरी सुरक्षा हटाने के लिए भी DP यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर करी थी 2013 में, पर लेकिन हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने वो उस रिट को भी खारिज कर दिया। अजय कटारा जी, एक मुझे 20 साल में एक ऐसा किस्सा याद आ रहा है कि DP यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था और शामिल होने के बाद तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने उसको पार्टी से निकाल दिया। तो वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये शायद 2004 या की बात है। तो ये पार्टी में शामिल हो गया था अपनी सेटिंग कर आके। तो शाम को जब हमारे देश के उसमें प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब जैसे मीडिया में मैंने सुना है, जैसे उन्होंने देखा कि ये गुंडा माफिया जो है हमारी पार्टी में आ गया है, तो उन्होंने उसमें तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष को बोला कि DP यादव वीरप्पन से भी बड़ा माफिया है, उसमें वीरप्पन जिंदा था, तो इसको अभी बाहर निकालिए। तो इसको पार्टी ने तुरंत बाहर निकाल दिया था और इसमें इसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। पर लेकिन DP यादव इतना क्या कहते हैं बेशरम व्यक्ति है मेरी नज़रों में कि इसको
ना तो अपराध करने से शर्म आती और ना ही इसको किसी नेता के पैर पकड़ने में शर्म आती। मतलब ये अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी के भी पैर पकड़ सकता है और इसका काम केवल है अपराध को आगे बढ़ाना और इसका कोई काम नहीं है। अजय कटारे जी, एक बात बताइए मुझे कि देश की राजनीति, कई बड़ी पार्टियों ने आपको जो है विधायकी के लिए जो है सांसद के लिए भी ऑफर किया, क्या सच बात है ये? मुकेश जी, मैं इस टॉपिक पर क्या बताऊं आपको। एक्चुअली क्या है कि मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, बहुत सीधा साधा व्यक्ति हूं। कई बार लोगों ने कहा भी है, पर लेकिन मेरा राजनीति में दिलचस्पी नहीं है बिल्कुल भी। मैं ऐसे ही समाज की सेवा कर रहा हूँ और उसी में मुझे आनंद आ रहा है। और अब तो 22 साल से मैं मुझे टाइम ही नहीं है, मैं रोज़ाना कोर्ट कचहरी में ही खड़ा रहता हूँ। कभी विकास की पैरोल होती है, महीने में 3-3 बार लगाते हैं, कभी फरलोल लगाते हैं, कभी बेल लगाते हैं, कभी विकास लगाता है, कभी विशाल लगाता है, कभी सुखदेव यादव लगाता है। तो महीने में 15 दिन तो मेरे कोर्ट में ही निकल जाते हैं। तो मैं देखो, राजनीति करना एक समाज सेवा है, तो वो समाज सेवा तो आप बगैर राजनीति का चोला पहने, बगैर नेता बने भी कर सकते हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ। प्यार के लिए हत्या, प्यार करना गुनाह है क्या अजय कटारे जी? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। प्यार करना बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन प्यार के लिए हत्या करना ये अपराध है और बहुत बड़ा गुनाह है। अजय कटारे जी, देश के न्यायालय के लिए 2 शब्द बोलिए। हमारे देश का न्यायालय सबसे सर्वोत्तम न्यायालय, बहुत अच्छा। और हमारे जजेज, हमारे देश के जैसे जजेज हैं, ऐसे मैं नहीं समझता किसी भी कंट्री में जज होंगे। राजनीतिक पार्टियों का सहयोग रहा क्या आपके साथ? बिल्कुल नहीं रहा। मैंने कभी मेरा सहयोग मुझे जो मिला है वो ऊपर वाला भगवान और नीचे न्यायपालिका और नीचे पुलिस प्रशासन, बस। देखा आपने, अजय कटारे जी ने बेबाक अपने जवाब दिए और नीतीश हत्याकांड को लेके पूरी बात बताई। हम धन्यवाद करेंगे अजय कटारे जी के लिए, थैंक यू मुकेश जी, हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। आगे भी इस तरह की चर्चाएं अजय कटारे जी के साथ करते रहेंगे। देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज़।